India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शादी का जारी रहना अगर असंभव तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है डिवोर्स का आदेश। आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई। फिलहाल जारी रहेगा 58% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, केंद्र अभी भी देशद्रोह के कानून पर कर रहा है विचार। अदालत ने अगस्त तक सुनवाई की स्थगित। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को करेगा सुनवाई। पूर्व रिहाई के लिए लोक सेवक की हत्या का कारक बिहार सरकार ने हटाया था। India Legal presents Courts Roundup. तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए शादी के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को तुरंत भंग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि वो जीवन साथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी पर अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता भी ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया है। बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में इस बात का प्रावधान है कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट को आवेदन दे सकते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट में मुकदमों की अधिक संख्या के चलते जज के सामने आवेदन सुनवाई के लिए आने में समय लग जाता है। इसके बाद तलाक का पहला मोशन जारी होता है, लेकिन तलाक की औपचारिक डिग्री हासिल करने के लिए 6 महीने के इंतजार को करना होता है। ये फैसला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए पारिवारिक अदालतों के संदर्भ के बिना सहमति पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए शीर्ष अदालत की पूर्ण शक्तियों के उपयोग से संबंधित याचिकाओं के एक बैच में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई मामलों में शादी जारी रखना असंभव होने के आधार पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से तलाक का आदेश दिया था। अनुच्छेद 142 में इस बात का प्रावधान है कि न्याय के हित में सुप्रीम कोर्ट कानूनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए किसी भी तरह का आदेश दे सकता है। 2014 में ऐसा ही एक मामला आया। इसका केस टाइटल था शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। इस मामले को सुनते हुए 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर विचार करना जरूरी माना। ये देखने की जरूरत समझी कि क्या तलाक के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या शादी को जारी रखना असंभव होना भी इसके इस्तेमाल का आधार हो सकता है। 2016 में ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया। सितंबर 2022 में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ASO का विक्रमनाथ और JK माहेश्वरी ने इस मामले को सुना और अब बेंच का फैसला आया है।
जजों ने ये माना कि अनुच्छेद 142 की व्यवस्था संविधान में इसलिए की गई है ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सके। बेंच की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब शादी को जारी रखना असंभव हो तब सुप्रीम कोर्ट सीधे भी तलाक आदेश दे सकता है। आपसी सहमति से तलाक के मामले में जरूरी 6 महीने के इंतजार का कानूनी प्रावधान भी इस तरह के मामलों में लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में उन स्थितियों का भी जिक्र किया है जब वो तलाक के मामलों में दखल दे सकता है। साथ ही गुजारा भत्ता और बच्चों की परवरिश को लेकर भी चर्चा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58% आरक्षण को सही बताया है। 58% आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है और जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58% आरक्षण के आधार पर हो सकेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अंतरिम राहत है। कोर्ट इस मामले में जुलाई में फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। मतलब कि अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के तहत नियुक्ति और पदोन्नति होती रहेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 2012 में छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेतृत्व वाली डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 58% कर दिया था और इसके तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटाकर 12%, अनुसूचित जाति को 32% और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोटा 14% कर दिया गया था। राज्य में हंगामा हुआ और जिसके बाद राज्य सरकार के फैसले को बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 1 दशक के बाद ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताकर नकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। आरक्षण के साथ ही तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में अब जल्द नई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नई भर्तियां CGPSC यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराई जाती है। हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर 2012 में लगाई गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था। इसके खिलाफ गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी, PR खुंटे और सत्यनाम सेवा संघ रायपुर सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर इस अधिसूचना को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं के बाद 17 और याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई थी। दरअसल इससे पहले 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% करने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। हालांकि अभी ये राहत अंतरिम है, मतलब अगली सुनवाई या नए तथ्य के आने तक भर्तियां की जा सकेंगी। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहाँ करीब 2 साल से आरक्षण विवाद के कारण भर्तियां, प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून की वैधता मामले पर सुनवाई हुई और इस पर कानून को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित कई अन्य याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी सरकार धारा 124A या देशद्रोह के कानून पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को देशद्रोह कानून की समीक्षा के लिए सरकार से उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त समय भी दिया था। साथ ही देशद्रोह कानून और FIR दर्ज पर रोक भी लगाई थी। देशद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली IPC की धारा 124A की समीक्षा की जा रही है। ये धारा देशद्रोह से संबंधित है। उन्होंने कहा कि IPC की धारा 124A की समीक्षा पर चर्चा अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट में धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। अटॉर्नी जनरल का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला की पीठ ने इस संबंध में
केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के अनुसार देशद्रोह एक प्रकार का अपराध है। धारा 124A देशद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें कोई व्यक्ति भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ मौखिक, लिखित, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना करता है। इस अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है। साथ ही आरोपित को पासपोर्ट रखने की भी अनुमति नहीं होती है और उसे समय समय पर न्यायालय में पेश होना पड़ता है। 124 of the IPC will be repealed or will be amended. What the government had said, in fact, I told you people for the last many years. Now the time has come. This section should be deleted or amended because sedition, there is no place for sedition now in this country. And sedition was at old time, especially before independence. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से देशद्रोह की सीमा परिभाषित करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आलोचकों, पत्रकारों, सोशल मीडिया यूजर्स और नागरिकों के खिलाफ देशद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जाहिर की है। 2022 सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी। तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि नई प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा इस कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच समेत सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 124A की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। पीठ ने कहा कि जब तक इस कानून के प्रावधानों की जांच पूरी नहीं होती है, तब तक कानून के प्रावधानों का उपयोग जारी रखना ठीक नहीं होगा। इस कानून को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित कई अन्य याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहाई देने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 मई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। मामला लोक सेवक की मौत या हत्या से जुड़ा हुआ है और जिस कारक को बिहार सरकार ने पूर्व रिहाई के मानदंडों से हटा दिया था। ये बदलाव बिहार जेल मैनुअल में किया गया था। याचिका जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की विधवा उमा कृष्णैया द्वारा दायर की गई और जिन्हें मोहन के नेतृत्व वाली भीड़ के हमले के बाद मार दिया गया था। इस अपराध के लिए मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बिहार सरकार द्वारा दी गई सजा में छूट के मद्देनजर 14 साल की कैद की सजा काटने के बाद वो 24 अप्रैल को जेल से बाहर आया। बिहार राज्य की छूट नीति के अनुसार जो व्यक्ति ड्यूटी पर लोक सेवकों की हत्या के लिए दोषी हैं, वो समय से पहले रिहाई के पात्र नहीं थे। हालांकि अप्रैल में छूट नीति में संशोधन कर राज्य सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस रोक को हटा दिया। उमा कृष्णैया ने बिहार गृह विभाग जेल द्वारा 10 अप्रैल को बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481(1)A में संशोधन के लिए जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिसके अनुसार ड्यूटी पर लोक सेवक की हत्या के दोषी व्यक्तियों को भी छूट के पात्र ठहराया गया है और उन्होंने आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को भी चुनौती दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट तान्याश्री ने तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया, जिस पर सीजीआई ने इसे 8 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जेल में कैदी के आचरण, पिछले आपराधिक रिकॉर्ड जैसे प्रासंगिक कारकों को नजरअंदाज कर दिया गया। आगे ये तर्क भी दिया गया कि मोहन की रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य की छूट नीति में संशोधन सार्वजनिक नीति के विपरीत है और लोक सेवकों का मनोबल गिराने जैसा होगा।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्दुल्ला आजम को दोष सिद्धि पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और उसके अलावा कोर्ट ने स्वार विधानसभा उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 10 मई को स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर स्वार विधानसभा उपचुनाव निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। कोर्ट में अब्दुल्ला की ओर से कहा गया कि जब वो धरने पर बैठा था उस समय वो नाबालिग था। ऐसे में उसकी दोष सिद्धि पर स्टे लगाने की गुहार लगाने की मांग करते हुए वकील विवेक तनखा ने कहा कि मामले में जुवेनाइल एक्ट के तहत सुनवाई होनी चाहिए थी। सुनवाई का आधार गलत था, इसीलिए दोष सिद्धि का आदेश भी गलत है। वकील विवेक तनखा ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अब्दुल्ला अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर के पास एक गांव में गए थे। स्थानीय लोगों के साथ उनके पिता बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगी और जिसकी वजह से उनके समर्थक नाराज हो गए। उस समय वो सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में बैठा था, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। वहीं सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराजन ने कहा कि सजा पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और जिसमें हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला आजम को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। इस फैसले के खिलाफ सपा नेता हाईकोर्ट पहुंच गए और वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। चुनाव आयोग ने इसके बाद विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें वो एक घोषित विदेशी या भारत में अवैध प्रवासी को उनके निर्वासन से पहले उपलब्ध अधिकारों की जांच कर रहा है। जस्टिस AM बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ के समक्ष 28 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल RKD चौधरी ने प्रस्तुत किया कि जनगणना के अनुसार 1951 के बाद असम में मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये देश के इस हिस्से को दूसरे हिस्से में ले जाने की चाल है। चौधरी ने आगे ये भी कहा कि 1905 में जब धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था, अंग्रेजों ने इन लोगों को नदियों के किनारे बसाया था और इनर लाइन नाम की एक लाइन थी। वे वहां बस गए थे, लेकिन उनके पास कोई कानूनी समर्थन नहीं था क्योंकि ये केवल कागज पर था। अदालत के इस सवाल के जवाब में कि निर्वासन नहीं होने पर विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार हैं, चौधरी ने कहा कि वो व्यक्ति केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हकदार होगा। जब इस सवाल पर अदालत की सहायता करने वाले एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि वो अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के हकदार होंगे, तो जस्टिस बरुआ ने वकील से स्पष्ट रूप से ये बताने को कहा कि विदेशी घोषित व्यक्ति अनुच्छेद 14 का हकदार कैसे है। जज ने कहा समान सुरक्षा का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार है और यदि परिस्थिति अलग है तो उपचार अलग हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि विदेशी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2E के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार को यह निर्दिष्ट करने के लिए एक आदेश तैयार करना पड़ सकता है कि घोषित विदेशी कहां रहेंगे, क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं हो सकती है। शिक्षा के सवाल पर अदालत ने कहा कि ये इस श्रेणी के लोगों को दिया जा सकता है और अगर वो देश के लिए अच्छी संपत्ति है तो उनका भी उपयोग करें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 मई तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की है और जिसमें एक घोषित विदेशी या भारत में अवैध प्रवासी को उनके निर्वासन से पहले उपलब्ध अधिकारों की जांच कर रहा है। और जस्टिस AM बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ के समक्ष 28 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल RKD चौधरी ने प्रस्तुत किया कि जनगणना के अनुसार 1951 के बाद असम में मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये देश के इस हिस्से को दूसरे हिस्सों में ले जाने की चाल है। आगे चौधरी ने यह भी कहा कि 1905 में जब धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था तो अंग्रेजों ने इन लोगों को नदियों के किनारे बसाया था और इनर लाइन नाम की एक लाइन थी।
लगभग 1 साल पहले लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर लगा था। लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के को जमानत दे दी है। शुरू में कहा गया कि लड़का पबजी गेम खेलने का एडिक्ट था और जिसको लेकर उसकी मां उसे डांटती रहती थी, इसीलिए उसने अपनी मां को मार डाला। लेकिन बाद में न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह सामने आई। लड़के ने स्वीकार किया कि प्रॉपर्टी डीलर लगातार उसकी मां से मिलने आता था, इससे वो परेशान था, इस वजह से मां की हत्या कर दी। मामले में नाबालिग के खिलाफ उसकी दादी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोका और जिसकी वजह से उसने अपनी मां की हत्या कर दी। जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। जमानत देते हुए कहा कि आरोपी एक नाबालिग है और उस घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिप्टी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी रिहाई उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालेगी। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर दिया था और इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में नाबालिग के पिता ने एक अंडरटेकिंग दिया और उसमें कहा गया कि वो नाबालिग के आचरण और व्यवहार का ध्यान रखेंगे और आगे कहा कि नाबालिग भविष्य में अच्छे आचरण और व्यवहार का पालन करेगा। कोर्ट ने देखा कि नाबालिग जून 2022 से चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में है और उसके पिता ने अंडरटेकिंग भी दिया है और इसे ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.